बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है, हर आने वाले वक्त में गुजरे वक्त से बड़ी खबरें आ रही हैं। कहीं स्कॉटलैंड अपना काम कर रही है और कराची में रेंजर्स अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत अहम आर्टिकल आया जिसमें एमक्यूएम के बारे में हकीकत लिखी है। उनका कहना है कि एमक्यूएम एक हकीकत है, यकीनन बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन आज वो सूरत हाल नहीं रही जो मादी में थी। शायद वो उतना मजबूत नहीं रही जो आज से साल पहले थी। एक तवील दौर रहा एमक्यूएम का कराची और हैदराबाद में, 25 से 30 साल के दरमियान। एक उनकी कॉल पर पूरा कराची बंद होता रहा और बहुत से वाक़यात होते रहे। लेकिन पिछले चंद अरसे बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने यह फैसला किया कि कराची में अमन अमान कायम करना है और ये जिम्मेदारी उन्होंने रेंजर को दी, उसके बाद ना सिर्फ कराची का अमन आया बल्कि बहुत ऐसे लोग इसका शिकार हुए जो कराची में दहशतगर्दी करते थे, बता लेते थे। इवन के ये खुद एमक्यूएम का कहना था कि तालिबान कराची पर ग्रिप करता जा रहा है और कराची के लोगों की जानो माल महफूज नहीं। इस रेंजर के ऑपरेशन पर कराची में तालिबान को भी नुकसान उठाना पड़ा, यकीनन इससे पीपल्स पार्टी को भी असर पड़ा। लियारी गैंग के मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और इत्तफाकन कह लें, हादसन कह लें या हकीकत कह लें, हर बड़े आदमी को पकड़ा गया तो एमक्यूएम का नाम आया। आज हमारे साथ इस पैनल में है शेख रुहेल असगर साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका वास्ता है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और एक मुकाम रखते हैं। अभी कुछ ही देर बाद स्टूडियो में हमें अमीरुल अजीम ज्वाइन करेंगे और कराची में पीटीआई के हमारे साथ होंगे अली जैदी। अली जैदी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अली जैदी साहब बताएं, कराची में जब से आप हैं रोजाना एक नई खबर, शायद सुर्खियां बन रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चौधरी निसार साहब इस्लामाबाद से बोलते हैं, कुछ खबर लंदन से आ जाती है और कुछ टाइम आप ले लेते हैं। आप कैसे देख रहे हैं अरसा दराज बाद जो उसका एमक्यूएम का बहुत होल्ड रहा कराची में और यकीनन आज भी होगा, क्या आज से 25 साल पहले वाली या आज से 5 साल पहले वाली एमक्यूएम है या इसमें अब कुछ फर्क पड़ा है आजकल? भट्टी साहब, पहले बड़ा शुक्रिया आपको मुझे दावत देने का शो में। आप एक बड़े सीनियर एंकर हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। बहुत डट के बोलते हैं माशाल्लाह, वन ऑफ दोस के जो खुल के सामने बात करते हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे वो पीटीआई के खिलाफ हो या पीटीआई के फेवर में हो या एमक्यूएम के खिलाफ, जो हक की बात होती है आप करते हैं। और आपके जो साथी थे वो मुझे बड़े इस वक्त याद आ रहे हैं क्योंकि उनसे मेरी बड़ी, आपसे भी और उनसे भी बड़ी सी दोस्ती थी। मुबश्शिर लुकमान साहब, क्योंकि खरा सच उनके साथ वो एक रिलेट करता ना इंसान, तो जहाँ भी हैं उनको मेरा बहुत बहुत सलाम बोलिएगा। मुबश्शिर बिल्कुल हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह फिर उनको कभी ना कभी हम खरा सच में आप दोनों को जब साथ देखते हैं तो फिर तो ऐसा लगता है वो पार्टनरशिप चल गई है, वो जैसे चलती थी यूनुस खान और यूसुफ योहाना की एक ज़माने में। अच्छा जी, एमक्यूएम वो अब नहीं रही जो एमक्यूएम थी। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा इसका तारीखी पस मंजर भी देख लें, जो 92 में भी ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त ऑपरेशन में 1-2-3 गलतियां थी। वो गलतियां नसीरुल्लाह बाबर साहब के अंडर जो ऑपरेशन, उसमें ये हुआ था कि उसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और बेगुनाह लोग बहुत मारे गए थे। और जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आप इस तरह की मूवमेंट को सप्रेस नहीं कर सकते, वो खड़ी हो जाती है। अच्छा, एमक्यूएम बाय इटसेल्फ, आप उनकी आइडियोलॉजी से एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन वो एक आइडियोलॉजिकल एक जमात तो है ना। मतलब उनका जो जीएम महाजिर का नारा था, या कराची के अंदर वो जो उर्दू स्पीकिंग के साथ जिनको वो महाजिर कम्युनिटी से रिलेट करके, वो एक आइडियोलॉजिकल तो थे। जैसे पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी का था रोटी कपड़ा मकान, या हमारा है इंसाफ सरेआम इख्तिदार में अवाम, उनका भी एक था। तो जब उनके ऊपर ये इस तरह का ऑपरेशन हुआ तो डेफिनेटली एमक्यूएम के ऊपर बहुत सारे लोग दहशतगर्द पकड़े भी गए, मारे भी गए, लेकिन बहुत सारे बेगुनाह लोगों का भी उस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में जो है वो उनको भी मारा गया। अब फर्क है उस वक्त और इस वक्त में, 2 फर्क हैं। पहली बात यह कि जो अब ऑपरेशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा टारगेटेड इन द सेंस ऐसा है कि वो जो पीछे की इन्वेस्टिगेशन होती है बिफोर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज गोज एंड पिक्स समबडी अप, वो उनके पास बहुत थरो है। माने वो पहले पूरा ट्रैक करते हैं, उसका पूरा केस बनाते हैं, उनको पता होता है कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्या क्या काम किया, फिर वो बंदे को लाके देते हैं। और उससे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके ये मीडिया है। आपका मीडिया जो है, जो अब इतना इंडिपेंडेंट है और माशाल्लाह 40-50 चैनल पाकिस्तान में है, कि अब ये कैमरे की आंख से कोई चीज छुपती नहीं, कोई ना कोई चीज फौरन वो चीज जो अगर वो कॉन्ट्रडिक्शन होती है वो आ जाती है। 92 में जी अखबार था और एक पीटीवी था, वो जो पीटीवी दिखाए
तो गवर्नमेंट के फेवर में दिखाया तो लोग कहते थे तो ये तो प्रोपेगेंडा है। आज क्योंकि इंडिपेंडेंस है मीडिया में इतनी सारी और इतने चैनल इंडिपेंडेंट हैं, तो जो एमक्यूएम के ऊपर इल्जाम आ रहे हैं या एमक्यूएम के कारकुनान पे, लेट्स से कि उनके कारकुनान पे इल्जाम आ रहे हैं, वो ऊपर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनकी लीडरशिप में जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। मैंने वो एक बंदे को पकड़ती है जब कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हमारा इतना बड़ा जबरदस्त कारकुन पकड़ा गया। आगे पता चलता है वो कारकुन कहता है जी मैंने तो 120 कत्ल किए हैं और मैंने जी हर पोलिंग स्टेशन में 20-15 बैग भरवाए और रिगिंग की है, फलां किया, डमका किया और इन लोगों के मर्डर। वो मीडिया के सामने सारा आ जाता है, एक चैनल नहीं दूसरा दिखा देता है, वहां वो फंस जाते हैं। अच्छा अली साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, आज वजीर आला सिंध ने कह रहा है कि बायोमेट्रिक वहां नहीं हो सकता, इस सूरत हाल में क्या एमक्यूएम को तरीके इंसाफ को खदशात हैं कि सिंध हुकूमत न्यूट्रल है या वो अपना काम कर रही है? भट्टी साहब, ये 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मैं और मेरे जो सेक्रेटरी हैं कराची के जीएस अजीज आफरीदी थे, एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके कैंडिडेट थे और जमात इस्लामी के कैंडिडेट और उनके भी रहनुमा थे, डीजी रेंजर्स भी मौजूद थे, कमांडर भी मौजूद थे, आईजी सिंध भी थे, आरओ भी थे और डीसी भी थे। तो वहाँ पे ये बात हुई थी कि जी कैमरे लगेंगे और उन्होंने ये कहा था डीजी रेंजर साहब ने कि मैं वोटर की वेरिफिकेशन, इलेक्शन नहीं बायोमेट्रिक पे, उन्होंने कहा था वोटर की वेरिफिकेशन के लिए नादरा से दरखास्त करूंगा कि वो बायोमेट्रिक करवा दे, जो उन्होंने फिर ईसीपी को लेटर भी लिख दिया। अच्छा, कायम अली शाह साहब ना तो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ना कायम अली शाह साहब का कैंडिडेट खड़ा हुआ है क्योंकि जरदारी साहब ने तो एमक्यूएम की हिमायत कर दी है इस इलेक्शन में, तो वो उनका स्टेटमेंट आए या ना आए इट इज इररेलेवेंट इन दिस सिनेरियो, बिकॉज उन्होंने डीजी रेंजर साहब ने जो लेटर लिखा है वो तो इलेक्शन कमिश्नर साहब को लिखा है, तो वो फैसला करें। अली साहब गुजारिश ये है कि कराची की एक बड़ी जमात है सबसे एमक्यूएम, जबकि उनके उम्मीदवार ने भी कहा कि बायोमेट्रिक इसकी जरूरत नहीं है। देखिए अब भट्टी साहब, कराची वो कहते हैं ना पाकिस्तान का दिल है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का दिमाग भी कराची है, क्योंकि यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे। कहने का मकसद ये है कि ये क्यों उन्होंने कहा नहीं है, उनकी रीजन ये थी कि जी इलेक्शन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। स्लो और फास्ट से ज्यादा ट्रांसपेरेंट इंपॉर्टेंट है। अगर एमक्यूएम इतनी ज्यादा स्ट्रांग जमात है, और आपको ये भी बता दूं कि मैंने कुछ स्टेटिस्टिक्स आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहे हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा खदशा है इसका, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर 18 करोड़ की आबादी है तो 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है, जो कि 47% बनता है, लेकिन इन्हें 246 में 5 लाख की आबादी में 3,80,000 तकरीबन रजिस्टर्ड वोटर है, जो कि 70% से भी ऊपर चला जाता है। तो हमें ये पता है कि बाहर के जो इलाके हैं जो NA 246 में नहीं, उनके भी वोटर उन्होंने रजिस्टर कराए पड़े हुए सारे अपने हल्के में। तो अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग है, अली साहब आप हमारे साथ रहिएगा, मैं खाली ये कह दूं, भट्टी साहब मैं सिर्फ अपना स्टेटमेंट खत्म कर दूं कि ये बड़ा जरूरी है कि अगर वो बायोमेट्रिक हो जाए और कराची पूरे मुल्क के लिए प्रेसिडेंट सेट करे कि देखें यहां हो सकता है तो हर जगह हो सकता है। इसलिए तो बड़ी अच्छी बात है ट्रांसपेरेंट होना, पहल हमको करनी चाहिए। अच्छा शेख साहब वेलकम, आप तशरीफ लाए। शेख साहब गुजारिश ये है कि यकीनन हालत मजबूरी या हालात की मुनासबत से यकीनन आपको मुबारक देना पड़ेगी। कराची एक अरसा दराज से जहाँ खून की खोली खेली जा रही थी, यकीनन आपकी जमात ने इसका स्टेप लिया, क्रेडिट रेंजर को दे, लेकिन एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह ने स्टेप लिया। और आप क्या समझते हैं कराची में होने वाला ऑपरेशन, जैसे कि एमक्यूएम के खदशा है कि सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसके अलावा वो दूसरी जमातों को इग्नोर किया जा रहा है। आप कराची के ऑपरेशन पर प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक खुल के नहीं बात की। वजीर दाखिला ने 2-4 मरतबा कहा कि उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की और उनके बारे में कुछ कवायद दिए। आप कराची के ऑपरेशन को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, एक तो पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, बड़ी जेन्युइन सी बात है, क्योंकि आप कराची को डिस्कस कर रहे हैं और जब आप कराची को डिस्कस करेंगे तो एमक्यूएम तो उसमें लाभाला उसमें आएगी। तो अगर उनका कोई नुमाइंदा होता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहता कि वो उस बातों का जो मैं करूँ या जैदी साहब करें या अमीरुल अज़ीम करें तो उसका जवाब दें। ये यकतरफा होगा और फिर इसका मेरे ख्याल में शायद वो इम्पेक्ट ना आए। आपने मुझसे एक बड़ा मखसूस सवाल पूछा है कि कराची का ऑपरेशन, मेरे ख्याल में वजी साहब अगर आप देखें तो इस कराची के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया, अरसा दराज से एक क्रिमिनल एक्ट किया गया, कराची को बर्बाद किया गया, कराची की रोशनियां ख़त्म हुई, कराची के सरमायादार वहाँ से
अपना सरमाया निकाल के ले गए, क्योंकि वहाँ पे ना जान महफूज थी ना माल महफूज था। अब हुकूमत पाकिस्तान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, तो अब उनके पास क्या रास्ता था? जहाँ वही मुजरमाना गफलत करते, आंखें बंद कर देते, मसलहत का शिकार होते और ये सोचते कि आप असम्बलियाँ चला लें, आप अपनी हुकूमत चला लें, भले आपका शहर तबाह होता है या मुल्क तबाह होता रहे, आपको कुछ ना कुछ उस पर स्टेप लेना था। सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात में बड़ा सख्त इक़दाम किया और आपने देखा कि वो कराची बारहा गए, उन्होंने हर तबका फ़िक्र मकतबा फ़िक्र से उससे तबादला ख्याल किया, उनसे उनकी जो तकालीफ थी उनकी मतलब भी पूछा गया। JTI भी बनी, फिर उसके बाद एक जॉइंट रिपोर्ट्स आई, उसमें कुछ जमातों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया, कुछ जमातों को ये कहा गया कि इनके पास अक्सरी विंग्स हैं और ऐसे लोग हैं जो क्राइम में मुलव्वस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि चूँकि बड़े वसी इख्तियारात थे रेंजर्स के पास और रेंजर्स ने बग़ैर किसी तफरीक के रेंजर्स ने वहाँ पे अपनी ऑपरेशन किया। आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कहता कि 100% नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी अब कुछ मामूल पे आ रही है। कुछ लोगों ने उस पर अपने खदशात का इजहार किया, कुछ जमातों ने MQM ने भी उस पर खदशात का इजहार किया कि शायद उनको टारगेटेड किया जा रहा है, उनके वर्करों को उठाया जा रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की जा रही है। तो भट्टी साहब, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मानना है कि अगर आपकी जमात में ऐसे लोग हैं जो इन किस्म के मुजरमाना फेल में मुलव्वस हैं, तो आपको चाहिए था कि आप उनसे अपना नाता तोड़ लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बदकिस्मती से। अच्छा, ये तो गुजारिश है कि वज़ीर दाखिला जो निसार साहब के बयानात अक्सर इस इशू पे आते हैं, वज़ीर दाखिला का जो मौक़िफ़ है वही प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान और हुकूमत का है। चूँकि वज़ीर दाखिला जो है वो तर्जुमान है, वो उनकी टीम का हिस्सा है। अब वज़ीर आज़म शायद अगर वज़ीर आज़म को बात कहते हैं तो वो फिर हतमी बात हो जाती है। आप देखें, एक मजाज में भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, ये बरतानवी हाई कमिश्नर से मिलना, JIT टीम में बनाना, इस सब में नुमाया चौधरी निसार साहब आते हैं। मैं आपको गुजारिश करूं, क्योंकि उनका ये सब्जेक्ट है, उनका इशू है, उनका महकमा है, उनको ये देखना है। अगर वो नहीं देखेंगे, बारहा आप देख लीजिए इल्जाम लगता है। उनका मौका वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत का मौक़िफ़ है। ऑब्वियसली देखें, आप कैसे कर सकते हैं वज़ीर आज़म से पूछे बगैर या वज़ीर आज़म की कंसेंट के बगैर वज़ीर दाखिला कोई ऐसा इक़दाम नहीं कर सकते जैसे आप फरमा रहे हैं। अब बरतानिया के लिए भी एक अना का मसला है, अना का नहीं, उनकी इज्जत का मामला है कि एक कत्ल हुआ, आज तक वो अनफोल्ड है, मिस्ट्री अनफोल्ड है। अब एक और शख्स पकड़ा गया, जो अभी थोड़े दिन पहले मौज़म नामी एक शख्स पकड़ा गया, वो फैसिलिटेटर था उन लोगों का जो मेन किरदार थे उनमें। अच्छा शेख साहब, ब्रेक पे बात करेंगे। हमारी बड़ी ख्वाहिश है, जैसे आपने कहा, चौधरी निसार साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ देते हैं, 2-3 रोज़ बाद कोई मीटिंग हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चौधरी निसार भी नजर आए और हम उन्हें भी मुबारक दें। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में हमें जमाते इस्लामी के सीनियर रहनुमा अमीरुल अजीम साहब ने ज्वाइन किया और टेलीफोन लाइन पर है हमारे साथ शर्मिला फरूकी। शर्मिला फरूकी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़। शर्मिला साहब, आप जानती हैं कि कराची एक अरसा दराज से कत्लो गारत और लूटमार का बाजार बना हुआ था। अब इस स्टेज पर आकर कहा जाता है कि कराची में अमन अमान खासी हद तक काबू आ गया और क्राइम रेशो भी तकरीबन 50% से नीचे चले गया है। आप इसका क्रेडिट किसको देती हैं? और MQM का खदशा है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट उनको किया जा रहा है, हर आदमी जो पकड़ा जा रहा है उसका लिंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट MQM से बनता है। आप इस बारे में क्या कहेंगी कि कराची के ऑपरेशन से आप मुतमिन हैं कि बिल्कुल क्रॉस द बोर्ड किया जा रहा है? देखिए, कराची का जो टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ तो इसमें तमाम सियासी जमातों की रजामंदी शामिल थी और जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे तो उन्होंने तमाम जमातों से मिलकर यहाँ पर मुशावरत की और सबकी रजामंदी के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। इसमें लोगों को शिकायत हो सकती हैं, किसी को ऐसा महसूस हो सकता है कि शायद ये उनकी तरफ डायरेक्टेड है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप हकीकत में देखें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के अंदर है और लियारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है और जो कि है।
और कई बार ऐसा हुआ है कि रेंजर्स ने वहां जाके छापे मारे हैं, वहां से लोगों को उठाया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी शोर नहीं किया। बिकॉज हम सबका अज़म यही है कि अगर क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं किसी की भी सफ़ों में तो उसको साफ होना चाहिए, उनको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। बात यह कि कराची में आज अगर आप देखें आज की तारीख के अंदर तो कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई है। और मैं आपको थोड़े से स्टेटिस्टिक्स अगर दूं पिछले 3 माह के, तो कराची के अंदर भत्ताखोरी टारगेट किलिंग के अंदर 55% से ज्यादा वाज़े कमी आई है। और आपको पता है कि ये कोई आसान काम नहीं था, ना हमारी सिंध पुलिस के लिए, ना हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। लेकिन जब एक बार फैसला हो गया कि क्रिमिनल एलिमेंट किसी की भी सफ़ों में हो, कहीं भी हो, किसी भी इलाके में हो, किसी भी उसके ताल्लुक किसी भी जमात से हो या किसी भी तबके से हो, और उसका खात्मा करना है, तो मेरा ख्याल है कि फिर सबको बहुत ज्यादा जब्त भी करना पड़ेगा। और कराची में पायदार अमन कायम करने के लिए ये अज़म भी करना पड़ेगा कि अगर किसी की भी सफ़ों में, मेरी सफ़ों में हो, आपकी सफ़ों में कोई क्रिमिनल एलिमेंट हो, तो हमने खुद ये कोशिश करनी है कि हम खुद उसको गिरफ्तार करवाएं, खुद उसको कैफर किरदार तक पहुंचाएं। बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के, बहैसियत कराची के रहने वालों के नाते, बहैसियत एक पॉलिटिकल कारकुन के, ये हम सबका फर्ज है। देखिए ना, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स कराची के अंदर इस वक्त तक तो मुत्तहिदा कौमी। अच्छा शर्मिला भी ये बताइएगा, आप लियारी में जलसा करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यकीनन एक वो बड़ी जमात है, अरसा दराज से सिंध में आपकी भी हुकूमत है, कोई अहम ऐलान भी मतवक्को है? क्या बिलावल जरदारी भी उस जलसे में आ सकते हैं, या सदर जरदारी कोई अहम ऐलान करेंगे जो कि सिंध की हुकूमत के लिए एक खुशखबरी भी बन सके? देखिए, लियारी के अंदर जैसा कि ना, लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और लियारी के ने एक रिकॉर्ड डेवलपमेंट किया है। लियारी एक ऐसा इलाका है कराची का जो हमेशा से दीगर हुकूमतों के दौरान निगलेक्ट रहा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई उसने वहाँ फोकस किया, वहाँ पर साफ पीने का पानी दिया गया, लियारी का अलग से एक डेवलपमेंट पैकेज होता है। हमारी लीडरशिप वहाँ जाएगी, अपने लोगों से मिलेगी, और वहाँ के लोग बुला रहे हैं। वहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, अमन पसंद हैं, और वो अपनी लीडरशिप को वहाँ पर देखना चाहते हैं। वहाँ पर बिल्कुल सदर साहब जा रहे हैं, और सदर साहब वहाँ जाके मैं अब इस वक्त तो मेरा कुछ कहना काबिल वक्त है, लेकिन डेफिनेटली लियारी के लोगों के लिए जिस तरह एक अपने घर में आप जाते हैं, और घर जब आप जाते हैं तो कोई ना कोई तोहफा लेके जाते हैं, तो बेशक वहाँ पर जाना, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ पर जलसा करना, मैं सोचती हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तो फोटे था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात थी जो जगह जलसे भी करती थी, लोगों को पॉलिटिकल एरिना के अंदर इंगेज करती थी। ये तो अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के साथ एक बड़ा एक अफसोसनाक साने हुआ कि हमारी लीडरशिप दहशतगर्दी की नजर हो गई। शहीद बीबी को शहीद कर दिया गया दहशतगर्दों के हाथों, और हमारी लीडरशिप को ऐसे ऐसे थ्रेट्स रहे, हमें इलेक्शंस के अंदर भी कैंपेन नहीं करने दिया गया। लेकिन जाहिर बात है कि अब आवाम चाहती है कि लीडरशिप उनके करीब आए, पीपल्स पार्टी नहीं शर्मिला भी और ये फैसला किया गया कि अब वो जाएगी। अच्छा, नबील गबोल साहब कहते हैं कि लियारी की मजबूरी है, नबील गबोल जरूरी है। आप क्या समझती हैं, नबील गबोल पीपल्स पार्टी को माइनस कर कर वहां अपना वोट बैंक बना सकते हैं या बनाने में कामयाब हो चुके हैं? मेरा ख्याल है नबील गबूल साहब की सबसे बड़ी मजबूरी वो खुद हैं, और मेरा ख्याल है कि अब शायद वो रियलाइज भी कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी छोड़ने का जो फैसला है वो सही नहीं था। तो बात ये है कि देखिए, पीपल्स पार्टी का टिकट नबील गबूल साहब को लियारी से मिला, ये उनकी खुशकिस्मती है। वहाँ से मैं तो अच्छा शर्मिला भी सिर्फ मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, मुझे पता है आपने मीटिंग में जाना है, आप कराची में अमनो अमान जो कायम हुआ है इसका वफाकी हुकूमत को क्रेडिट देती हैं, सिंध हुकूमत को या रेंजर को? क्योंकि वफाकी हुकूमत भी 2 साल पहले आ गई थी, सिंध हुकूमत पिछले 7 साल से, आप इसका क्रेडिट किसको देंगी? देखिए, इस टारगेटेड ऑपरेशन के कप्तान तो वजीर आला सिंध हैं, प्रोविंस के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और हमारी सिंध पुलिस और हमारे रेंजर्स जो मिलके यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने शहादतें दी हैं। एक वक्त तो ऐसा था कि साइड एरिया में 1 महीने में 27 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। तो यहाँ बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारी
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों ने, सिंध पुलिस ने, उनको ये क्रेडिट मिलना चाहिए। अली ज़ैदी साहब ने अपनी जान का नजराना देके कराची के लोगों के लिए अमन कायम किया। अली ज़ैदी साहब, जी जी अली साहब, आप शर्मिला फरूकी ने फरमाया कि इसका क्रेडिट यकीन पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है और वजीर आला सिंध उसके कप्तान है, और ये पिछले 7 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी। आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं जो कराची में मौजूदा अमन व अमान कायम हुआ या क्राइम में खासी हद तक कमी आई है? हाँ जी, मैं आपको खरा सच है तो मैं आपको खरा सारा जवाब, सच्ची जवाब दे दूं। मेरा ख्याल है कि इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जाता है, स्पेशली रेंजर्स को जाता है, बिकॉज रेंजर्स क्योंकि काफी सालों से यहाँ पे मौजूद है और रेंजर्स के ऊपर एक बड़ा अलमिया और क्वेश्चन मार्क आ गया था रेंजर्स की परफॉर्मेंस पे कि जी रेंजर्स जब से कराची में है मौजूद और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी मौजूद हैं तो क्या वो बिल्कुल इनएक्टिव है? क्योंकि इसी तरह रेंजर्स पहले भी थी कराची के अंदर, बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, सारी चीजें हो रही थी, लियारी में भी हो रही थी, पूरे कराची में हो रही थी। इट वाज कॉमन नॉलेज, घर से लोग निकलते हुए डरते थे। जो ये बत्तियों का शहर था अंधेरों का शहर बन गया। मेरा ख्याल है कि रेंजर्स ने अब ये खुद डिसाइड किया कि वी हैव टू टेक थिंग्स इन आवर ओन हैंड। ऑफ कोर्स कायम अली शाह साहब, मुझे याद नहीं कितने साल से वजीर आला हैं, शायद उनको भी याद नहीं, लेकिन उनको उनका कोई हैंड्स ऑन ऐसा कोई रोल नजर आता नहीं है। कोई हैंड्स ऑन रोल जो होता है कि वो जाएं लोगों के बीच में हो और एक एक चीज को माइक्रो मैनेज कर रहे हो। कप्तान तो हर पोजीशन, हर डिसीजन लेता है, उसमें कप्तान का हाथ होता है, तो ये ऐसा कुछ नजर आता नहीं है। ये बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अमीरुल अजीम साहब, जमात इस्लामी का कराची में एक अरसा दराज तक होल्ड रहा, आपके नाज़म भी आए और उनके क्रेडिट में बहुत बड़ा काम रहा और वो उनकी पहचान थी कि ऑनेस्ट आदमी है, बाकरदार हैं। कराची में जो कत्लो गारत इतना अरसा होती रही और अब अमन हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी कोताहियों की वजह से इतनी जाने गई, इतना बिजनेस नुकसान हुआ, कराची के दिल में बार बार सुराख किया गया? और मौजूदा हालात में हर इशू पे हम वजीर दाखिला को बोलते देख रहे हैं लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई कुछ नहीं कह रहा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदार है हम सब लोग जिम्मेदार हैं। MQM की जिस तरह से उठान की गई और उसको एक ऐसा मुकाम दे दिया गया कि सियासी हुकूमतें हों या फौजी हुकूमतें हों, उन्होंने हमेशा अपना लीवरेज इस्तेमाल किया है। ये सारे इदारे मौजूद रहे हैं। मैं समझता हूँ कि रेंजर्स भी थी, फौज भी थी और सियासी हुकूमतें भी थी, कभी पीपल्स पार्टी, कभी मुस्लिम लीग नून। तो हर पार्टी ने उनको हमेशा सारे करतूतों के बावजूद अपने साथ बिठाने की कोशिश की है और उसका नतीजा ये निकला है कि वो बोतल में से निकला हुआ एक जिन बन गए। कत्लो गारत गरी करें, भुत्ताखोरी करें, जो मर्जी करें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। मैं समझता हूँ कि जो क्रेडिट की बात अगर आप कहेंगे तो ये तमाम क्रेडिट जो है वो बड़ी 2 पार्टियों को जाता है, पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है। जब से इन्होंने ये समझ लिया है कि हम लीवरेज किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे और पूरी सियासी जमातों को भी कि हम अफवाम व तफहीम के साथ आगे बढ़ें। मसलन मैं समझता हूँ कि PTI ने एक बहुत बड़ा धरना किया तो किसी सियासी पार्टी ने ये कोशिश नहीं की कि वो लेग पुलिंग में चली जाए। लोगों ने कहा कि नहीं, हम कुछ अफवाम व तफहीम करके इसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करें। जाहिर है उसका फ़ायदा जो है वो हुकूमत को ज़रूर हुआ लेकिन उसका फ़ायदा कौम को भी हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आप देखें कि कोई यानी इन्हें पावर शेयरिंग के अंदर नहीं लेकर गया इस वक्त MQM को, और सबसे बड़ा इस वक्त MQM के लिए प्रॉब्लम यही है, वो हमेशा हुकूमत के अंदर रही है। अभी जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं उसके आगे पीछे भी प्रेसिडेंट का, असम्बलियों का, प्राइम मिनिस्टर का, अगर वो हुकूमत में नहीं शामिल होती तो वो अपना लीवरेज इस्तेमाल करती थी जिसकी वजह से उनके सारे जो गुनाह थे उनके ऊपर पर्दा पड़ रहता था। अभी तो सिर्फ एक हमारे यहाँ बयान आया सहूलत मिर्जा का और एक केस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का और लंदन वाला जो केस जो है वो खुल रहा है, तो हमारे सामने पिक्चर सामने बहुत वाजे हो गई है। अगर तमाम केसेस खोल दिए जाएं इस मौके के ऊपर तो यकीनन कराची का अमन जो है वो यकीनी हो जाएगा और उसमें कोई रखना अंदाजी नहीं पैदा हो सकेगी। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि जो सियासी जमातों की आपस में अफवाम तफहीम बनी है और इन्होंने ये समझा है कि हम मिलजुल कर आगे बढ़ें और किसी को लीवरेज इस्तेमाल ना करने दें, उसने फिर रेंजर्स को भी मौका दिया, उसने फिर फौज को भी मौका दिया है कि हम कानून की हुक्मरानी के लिए एक ऐसा ऑपरेशन करें कि कोई हमें उंगली ना उठा सके। अच्छा शेख साहब देखें, ये तो अब तहरीक इंसाफ के
उधर हुकूमत मिलकर कर रहे हैं, लेकिन ये भी क्रेडिट आपको देना है। यकीनन नहीं मियाँ साहब का ये क्रेडिट होगा अगर कराची के लोग में। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कुछ बड़े ऐसे लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं जो पसा पड़ता? अभी तक तो अमूमन छोटा गामा, मीदा, फैसल, मोटा गामा पकड़ा गया। क्या ये स्ट्रीट लेवल के लोग ही क्राइम करते थे या इनके पसे पड़ता कोई ताकतें भी थी? हाँ, उनका किसी मजहबी जमात से हो या सियासी से हो या कोई ग्रोह हो। बढ़िया, मैं एक छोटी सी अभी शायद मैं जिक्र ना करता, लेकिन अमीर अजीम साहब ने एक नाम लिया। अब बदकिस्मती इसमें मैं आपको भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। मीडिया एक चीज़ पकड़ता है, उसको फ्लैश करता है, उसकी बड़ी ज़ोरदार तशरीह होती है, तशहीर करने के बाद हम फिर भूल जाते हैं। चंद दिन पहले आपने मेरे ख्याल में सौलत मिर्ज़ा साहब को एक हीरो बना के पेश किया। सारा दिन उस सौलत मिर्ज़ा पे आपने अपना सर्फ किया, अपना वक्त उस पर लगाया, और वो एकदम कातल से वो एकदम एक बहुत बड़ा स्टार बन गया। लेकिन अब कहाँ है सौलत मिर्ज़ा? 90 पे छापा पड़ा, लोग पकड़े गए, सब कुछ हुआ, लेकिन अब फिर ऊपर से पुश चला गया। असल हमारी बदकिस्मती ये है भट्टी साहब कि हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, मैं इस बात को मानता हूँ, मेरे ख्याल में शायद बड़ा दिल है जमात इस्लामी का, बड़ा दिल है, कम दिल वाली बात की है जदी साहब ने। अब इनको ये कोई समझा दे कि रेंजर्स डायरेक्टली किसके अंडर है। अगर वफाक ना चाहे, अगर वफाक इंटरेस्टेड ना हो, अगर वफाक ने कोई अपना मोड़ काटना हो, तो मेरे ख्याल में फिर रेंजर्स भी वहां पे बेबस हो जाती है। तो इसमें मैं जो दो बातें मैं इसमें कहूँगा, एक तो मीडिया को, और आपके पास तो हर जवाब घड़ा कोई ना कोई तो होगा, मैं इसमें बहस मुबासे में नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि आपने देखा कि कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया वज़ीर आला सिंध पे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि चूंकि वो चीफ एग्जेक्टिव है, लिहाजा इस सारे मामलात को उन्हें देखना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म खुद ज़ाती तौर पे इस पर दिलचस्पी लेते रहे और इस मामले को आगे बढ़ाते रहे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि जहाँ पे सच्चाई आती है, अब छुपा सकते हैं ना, कितनी देर छुपाएंगे आप, लेकिन जब वो सच्चाई बाहर आएगी तो फिर आपकी बात कहने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जिन जिन लोगों ने जो कुछ किया है, जितना उन्होंने अपना इनपुट डाला है उसमें, वो सबके सब मंजरे आम पे। अच्छा, शेख साहब, गुजारिश है कि आपका मीडिया से गिला शिकवा ठीक, यकीन मैं ये शिकवा मेरा सिर्फ ये कि आप प्यार से कह रहे हैं, छोड़े ना, हम एक ऐसी खामी बन चुके हैं जिसे खत्म कर देना चाहिए। मीडिया मेरी राय है, नहीं मेरी राय, मेरी अब गुजारिश है, आपने गुजारिश है, सौलत मिर्जा को मीडिया ने नहीं हीरो बनाया। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। इंटरव्यू मैं तो नहीं करवा सकता ना, जेल में तो चिड़िया नहीं जाती, फिर बात बहुत ज्यादा दूर तक चले जाएगी। क्योंकि मैं यही तो आपको गुजारिश कर रहा हूँ, कहता है शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें मालूम है हर लुटेरे का ठिकाना। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में अमनो अमान हो, धांधली हो इलेक्शन का, ये सारी गुफ्तगू तो सारा दिन होती रहती है। हम अपने मेहमानों से एक लाइटर सा सवाल करते हैं। मुझे यकीन है कि शेख साहब भी बड़े दरियादिल आदमी है। शेख साहब, गुजारिश आपसे ये है कि 12 अक्टूबर 99 में मियाँ साहब की हुकूमत को मुशर्रफ साहब ने गिराया, उसके बाद मारवी मेमन ने उनके कलमे पढ़े बहुत ज़्यादा। आज दानियाल अजीज़ साहब भी थे, वो भी उनके लिए बड़े बुलंदो बाले दावे करते थे, उनके परचम लेके चलते थे। तारक अजीम साहब हैं, आपको कैसा लगता है जब ये अब आके अब नवाज शरीफ को डिफेंड करते हैं जो मुशर्रफ के लिए कलमे पढ़ते थे? अच्छा लगता है या कोई कड़वा कड़वा लगता है? भट्टी साहब, बात यह है कि सियासी लोग हैं और सियासत बदलती रहती है। आज आप किसी के साथ हैं, कल किसी के साथ हैं। मुफादात की तो हुई भी रसूल कहाँ गए? नहीं है, जो तो इलेक्टेड लोग हैं भट्टी साहब, जो इलेक्टेड लोग हैं, मैं जिन इलेक्शन में आए हैं उनके मतलब तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो अवाम ने उनको इलेक्ट किया, तो अवाम के पास इख्तियार था कि आप उनको रद्द कर दें।
असल मामला ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही ये ट्रेडिशन नहीं है, सारी जमातों में ये ट्रेडिशन। मेरा ख्याल शायद जमात इस्लामी इससे मैंने सिर्फ आपकी फीलिंग की है जब ये लोग आते थे पहले। मैं फीलिंग लेस हूँ इस मामले में। मैंने मीठा मीठा लगता है कि कड़वा कड़वा। मैंने कहा ना मैं फीलिंग लेस हूँ इस मामले में। अच्छा, मतलब मैं कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है। मैं गुजारिश करूँ, मैं एक बड़ा छोटा सा कारकुन हूँ जमात का। लीडर अगर कोई फैसला करते हैं तो मैं उस फैसले में, मेरे ख्याल में मुझे कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अच्छा अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है भट्टी साहब। एक लाइटर साहब से भी बड़ा प्यारा। देखें, हमेशा इमरान खान साहब और तरीके इंसाफ का मौकफ रहा है कि हमजा क्यों सियासत में आया, मरियम क्यों 100 अरब रुपए पे प्रोजेक्ट पे बिठा दी गई, लैपटॉप क्यों बांट रही हैं। अब तो मैंने 2-3 दिन पहले, पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है मुझे कंफर्म नहीं है, रेहाम बीबी एक गई थी और वो प्राइम चीफ मिनिस्टर हाउस में कोई तकरीब हुई थी जहां बिजली भी मेरा ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने देना था, पानी भी था। कैसा लगा आपको? देखिए मेरा मादी में तनकीद करना और रेहाम बीबी का वहां जाना। देखिए 2 दफा हुआ है। एक तो रेहाम कराची आई थी, वो जिस दिन हमारी रैली थी तो खान साहब खैर गाड़ी में थी। एक ज्यादा पॉलिटिकल इवेंट था। ले लें एहतराम से जी जी अली साहब प्लीज। फर्स्ट लेडी हैं। नहीं, मैंने तो रेहाम कहा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं उनको शादी से पहले भी जानता था। नहीं, रेहाम बीबी आप कहें। नहीं, वो हमारी बहन है, बेटी है। मैं बताया कि वैसे कैसे और उसके बाद वो जब केपीके गई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि केपीके के अंदर कोई सियासी ऐसा, वो जो होमलेस बच्चे हैं, जो रोडों पे बच्चे हैं, उसके लिए वो कुछ काम करना चाहती हैं, तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कोई $100 बिलियन के 100 बिलियन रुपीस के फंड के ऊपर तो नहीं आके बैठी, वो उनको कोई फंड तो नहीं दिया गया, या तो उनको कोई पोजीशन तो नहीं। साहब हमारे पास टाइम की यकीनन कमी है। आप बताएं, कराची में जो होने वाला इलेक्शन है, आप उसको किस सूरत में देख रहे हैं? जमात इस्लामी, आप और MQ में एक बड़ी जमात है, आप इसका नतीजा क्या मतवक्को कर रहे हैं? इसके नताइज क्या आ सकते हैं? देखिए मैं खाली आपको जल्दी से बता दूं क्योंकि आपका टाइम कम है। पहली बात ये कि वो खौफ का जो बुत था ना, बुत खौफ का, वो तो क्रश हो गया, टूट गया। अब उसको थोड़ा सा चूरा करना रह गया ताकि वो सैंड की तरह बह जाए। दूसरी बात ये कि जो जीते, हम समझते हैं हम जीतेंगे, हमारी बड़ी अच्छी वहाँ हमारे बड़ी सपोर्ट हमें नजर आई है, जबरदस्त लोग हमें निकल निकल के वेलकम कर रहे हैं हर तरफ से, जो खौफ से डर के। कुछ लोग अभी भी छुपे हुए हैं जो कहते हैं कि जी हम इलेक्शन के दिन वोट देंगे बल्ले को। लेकिन अगर ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, साफ और शफाक हो, जो कि वो चाह रहे हैं बायोमेट्रिक से और वो कैमरे लगा के और रेंजर्स की मौजूदगी में और बैलेट पेपर की सैंक्टिटी फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस टिल द टाइम इट गोज टू द ट्रेजरी रहे, उसके बाद जो मर्जी जीते, उस इलाके के लोग जिसको वोट दें उनको उन्हीं के साथ रहना है। अगर ट्रांसपेरेंट हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा अजीम साहब, आपसे तो लाइटर सवाल करने का आपने कोई मौजू छोड़ा ही नहीं है कि मैं कर सकूं। जैसे शेख साहब ने फरमाया कि ये कुछ नहीं कहेंगे, इसका पाकिस्तान में इसका मतलब है असूलों की सियासत नहीं है, कंप्रोमाइज हम करते हैं। अभी अली साहब को भी मैंने कहा कि वो मरियम पे तनकीद करती रही, हमजा पे करती रही। क्या पाकिस्तान में ये सियासी कल्चर मिच्योर होगा या इसी तरह चलता रहेगा? अभी तो नहीं है। मेरा ख्याल कि इस पे मीडिया को बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां है ना, कि एक पार्टी इधर से उठ के आता है और यहाँ आकर प्रेसिडेंट बन जाता है, वहां से निकलता है तो किसी और जगह जाके वो चीफ ऑर्गेनाइजर हो जाता है। जब तक ये कल्चर नहीं खत्म होगा, इलेक्टेबल सरमायादार जागीरदार इससे निकलकर जो बिल्कुल अवाम में से वर्कर सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं रहेगी। ये बच्चा जमहूरियत जमहूरियत नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सियासत में कोई भी बात हरफ़े ख़त्मी नहीं होती, लेकिन आज हमारी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि अभी हमारे सियासतदानों को बड़ा होने के लिए अभी और मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि सियासत कहते हैं खिदमत का नाम था, लेकिन शायद अब सियासत इक़्तिदार का नाम है। मादी में जो किसी पे तनकीद करते थे, जब आज उन पर वो सवाल होता है तो वो मीडिया को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए काम करें और जराइम पेशा अफराद को सजाएं दी जाए और पाकिस्तान खुशहाल और पुरअमन मुल्क हो। अल्लाह हाफिज़।